हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण के भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्ययन के मुख्य बिंदु आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले हम अपरूपण गुणांक अथवा दृढ़ता गुणांक पढ़ेंगे। उसके पश्चात उदाहरण 8.4 और फिर आयतन गुणांक और उसके ऊपर उदाहरण 8.5 पढ़ेंगे। इसके बाद पॉइसन का अनुपात पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपरूपण गुणांक अथवा दृढ़ता गुणांक। इसकी परिभाषा सबसे पहले आप जान लीजिए। आप पहले ही जानते हैं कि कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक होता है तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है। तो अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक किसी वस्तु पर लगाए गए स्पर्श रेखीय अथवा अपरूपण प्रतिबल और इसके कारण उत्पन्न होने वाली अपरूपण विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का अपरूपण गुणांक अथवा दृढ़ता गुणांक कहा जाता है और इसे हम कैपिटल G से निरूपित करते हैं। तो इस आधार पर अपरूपण गुणांक का सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसको प्रतीक चिन्हों में समीकरण 1 में दिखाया गया है। G बराबर सिग्मा S अपॉन थीटा, जहाँ सिग्मा S अपरूपण प्रतिबल और थीटा अपरूपण विकृति को बता रहा है। अब यदि हम चित्र दर्शाए गए चित्र में हम देखें तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि किसी हम बेलनाकार पृष्ठ जिसका प्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है और उसकी लंबाई L है, उस पर हमने एक स्पर्श रेखीय बल आपको चित्र के अनुसार दिखाई पड़ रहा है F लगाया है दोनों पृष्ठों पर और इस बल के कारण आपको दिख रहा है कि इसका पृष्ठ थीटा कोण से विस्थापित हो गया अपनी जगह से और ऊपरी पृष्ठ डेल्टा x दूरी से विस्थापित हो गया। तो चित्र से हमें दिख रहा है कि अपरूपण प्रतिबल स्पर्श रेखीय बल और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो चित्र में F अपॉन A के बराबर होगा। अपरूपण विकृति थीटा कोण द्वारा निरूपित होती है और कोण थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या से हम देखेंगे तो डेल्टा x अपॉन L के बराबर होगा। और अब जब हम ये मान समीकरण 1 और 2 में रख देंगे तो G का मान F अपॉन A अपॉन थीटा आएगा। थीटा का मान हम आगे निकालेंगे। थीटा का मान जब रख दिया हमने तो ये सूत्र हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ एक नोट करने योग्य बात यह है कि हम अगर समीकरण 1 के अनुसार देखेंगे तो सिग्मा S बराबर G इंटू थीटा लिख सकते हैं। और अधिकतर पदार्थों के लिए अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक का मान यंग प्रत्यास्थता गुणांक के 1/3 के बराबर होता है। ये याद रखने योग्य तथ्य है। अब अगले पृष्ठ पर हमें कुछ सामान्य द्रव्यों के अपरूपण गुणांक के मान दिए गए हैं जो कि जिसको आप देखेंगे तो इसके मात्रक 10⁹ गुण न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या गीगा पैस्कल के रूप में है। तो एल्युमिनियम पीतल जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले तत्व हैं, इनके अपरूपण गुणांक के मान है। जब किसी जगह हमें ज़रूरत होगी न्यूमेरिकल्स में तो हम इस सारणी से इसको नोट कर लेंगे। अगले पृष्ठ पर आपको उदाहरण 8.4 दिखाया गया है जो कि अपरूपण गुणांक के ऊपर है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि शीशे के 50 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार स्लैब है जो कि चित्र में प्रदर्शित है और जिसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि पतली फलक पर
यानी वर्गाकार फलक पर नहीं, जिसका फलक का क्षेत्रफल कम है, यानी 50 गुणे 10 है। तो चित्र में आपको दिख रहा है 50 गुणे 10 वाले पतले पृष्ठ पर आपने 8 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन का एक अपरूपक बल लगाया है। तो इस अपरूपक बल को देखिए, चित्र में छोटा सा करके आपको दिखाया गया है। दूसरा पतला फलक फर्श पर, यहाँ नीचे फर्श पर फिक्स है, और ऊपरी फलक कितना विस्थापित हो जाएगा, जिससे कि चित्र में आपने डेल्टा एक्स मात्रा से विस्थापित करके दिखाया है। तो कितना विस्थापित होगा ये हम लोग को देखना है। तो हमको यहाँ जो पदार्थ लिया गया है वो शीशे का पदार्थ है। तो शीशे का अपरूपक प्रतिबल हमें सारणी से देख लेंगे। तो आप सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जिस पृष्ठ पर बल लगाया गया है पतले फलक पर, उसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करके उसके बाद मीटर स्क्वायर में बदल लिया गया है मात्रक रखकर, और इस प्रकार ये क्षेत्रफल हमारे पास 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर आया है। अपरूपक प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल होगा। बल का मान दिया गया है, क्षेत्रफल का मान हमने रख दिया, तो अपरूपक प्रतिबल आ गया है। अब हम शीशे के लिए अपरूपण गुणांक जान रहे हैं, उस सारणी से नोट कर लिया हमने। और सूत्र जी सिग्मा एस बराबर जी थीटा में जब हमने मान रखा तो थीटा का मान सिग्मा एस अपॉन जी है। थीटा आप देख रहे हैं चीज से कि डेल्टा एक्स अपॉन एल के बराबर होगा, और सिग्मा एस अपॉन जी में जब वैल्यू रखी गई, सॉल्व किया गया, तो डेल्टा एक्स का मान 1.6 × 10⁻⁴ मीटर अथवा 0.16 मिलीमीटर आता है। इस प्रकार हम लोग ने ये दिखा लिया कि ऊपरी फलक का विस्थापन 0.16 मिलीमीटर होगा। अब अगले पृष्ठ पर हम आयतन गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आयतन गुणांक के लिए आप अभिलंब अथवा जलीय प्रतिबल किसी वस्तु पर लगाते हैं, जिसके कारण आयतन विकृति उत्पन्न होती है। तो अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसको आप कैपिटल बी से निरूपित करते हैं। इस प्रकार सूत्र 1 में बी के लिए सूत्र आपके पास प्रदर्शित है। अब चित्र में जैसा दिख रहा है, तो अभिलंब प्रतिबल किसके बराबर होगा? आरोपित दाब के बराबर होगा। तो आरोपित दाब क्या है? प्रारंभ में दाब था P, बाद में बढ़ा के दाब कर दिया गया P + डेल्टा P। इस प्रकार आरोपित दाब जो अतिरिक्त दाब लगाया गया है वो डेल्टा P के बराबर हुआ। आयतन विकृति क्या होगा? आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो अंतिम आयतन V - डेल्टा V है और प्रारंभिक आयतन V है। तो इस प्रकार आयतन विकृति -डेल्टा V/V आई। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। समीकरण 1 में ये मान रखने पर हमको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्राप्त हो गया। ऋणात्मक चिन्ह यही बता रहा है कि दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा और दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। अब हम पदार्थ की संपीड्यता के बारे में जानेंगे। तो किसी पदार्थ की संपीड्यता उसके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अर्थात आयतन मापांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे आप K से निरूपित करेंगे। तो संपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर है, यानी 1/b के इक्वल है। b का सूत्र पिछले पृष्ठ में हमने निकाला था, उसका मान यहाँ रखने पर K का भी सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम अगले पृष्ठ पर पहुँचेंगे जहाँ हमें एक सारणी दिख रही है। इस सारणी में कुछ सामान्य पदार्थों के लिए आपको आयतन गुणांक दिखाई पड़ रहा है। ये सामान्य पदार्थ जो हमें डेली लाइफ में अवेलेबल होते हैं, उनके सामान्य पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दिखाई पड़ रहे हैं। और ध्यान से देखना है कि इसमें भी मात्रक 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको सारणी से नोट कर लेंगे। अब अगले पृष्ठ पर हम लोग उदाहरण 8.5 देखते हैं, जो कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 3000 मीटर है और महासागर की तली में पानी के भिन्नात्मक संपीड़न
यानी उसके आयतन में भिन्नात्मक संपीड़न की गणना करनी है हमको, और हमको दिया है पानी का आयतन गुणांक 2.2 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ज़रूरत पड़ने पर जी का मान हम 10 ले लेंगे। अब आप जरा देखिए कि हमको यहाँ आयतन गुणांक की बात करनी है, तो अभिलंब प्रतिबल यानी आरोपित दाब की बात करनी है। तो आरोपित दाब क्या होगा? तो जो द्रव स्तंभ के द्वारा लगाया गया दाब होगा वही अतिरिक्त जलीय दाब हमें नोट करना है। और हम जानते हैं कि h गहराई अगर है तो दाब का मान h रो जी होगा, जहाँ रो घनत्व है। इस प्रकार हमने ये दाब को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में निकाल लिया। और जल का हमें आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक दिया है, तो सूत्र में हमने जब मान रखा तो डेल्टा V/V का मान हम डेल्टा P/B से निकाल लेंगे, और इसमें वैल्यू रखने पर आपको ये मान 1.36 × 10⁻² प्राप्त होता है, जिसे हम 1.36% भी कह सकते हैं। ये कैलकुलेशंस आप एक बार स्वयं करके देखेंगे। अब हम अगले पृष्ठ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हम पायसन का अनुपात जानेंगे। इसे हिंदी में पॉइसन कहते हैं, अंग्रेजी में पायसन का अनुपात कहते हैं। तो जब किसी तार को हम खींचते हैं तो उसमें लंबाई में भले वृद्धि होती है, लेकिन उसकी त्रिज्या अर्थात व्यास में कमी होती है। तो व्यास में उत्पन्न होने वाली विकृति को हम पार्श्विक विकृति कहेंगे, और लंबाई की विकृति को अनुदैर्घ्य विकृति कहेंगे। तो किसी तार में पार्श्विक विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पायसन का अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार पायसन अनुपात का सूत्र पार्श्विक विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति है। चित्र को ध्यान से देखें तो हमने ब्लू कलर से प्रारंभिक लंबाई L दिखाई है, और ऑरेंज कलर से अंतिम लंबाई L + डेल्टा L दिखाई है, और प्रारंभिक व्यास को D से दिखाया गया है, और अंतिम व्यास D - डेल्टा D से दिखाया गया है। और जब हम पार्श्विक विकृति कहेंगे तो व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, और अनुदैर्घ्य विकृति कहेंगे तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। इस प्रकार पायसन का अनुपात हमें डेल्टा D/डेल्टा L × L/D प्राप्त होता है। विभिन्न पदार्थों के पायसन अनुपात भी आपको दिए गए होते हैं जरूरत पड़ने पर। अब अगले पृष्ठ पर हम ये जानेंगे कि आज हमने क्या पढ़ाई की। तो हमने सबसे पहले अपरूपण गुणांक के बारे में, दृढ़ता गुणांक के बारे में जाना, जिसका सूत्र आपने देखा था कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण 4 में हमने दृढ़ता गुणांक से संबंधित प्रश्न किया। फिर आयतन गुणांक के बारे में जाना, जो कि आपने जाना कि ये अविलंब प्रतिबल यानी जलीय दाब और आयतन विकृति के अनुपात के बराबर होता है। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आयतन दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। इसके पश्चात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पर हमने उदाहरण देखा। पायसन के अनुपात का हमने देखा कि जो पार्श्विक विकृति है और अनुदैर्घ्य विकृति है, इनके अनुपात को हम पायसन का अनुपात कहते हैं। अब हम अगले कक्षा में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लें। हम सबसे पहले तनित तार में यानी खिंचे तार में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा के बारे में जानेंगे। फिर हम प्रत्यास्थता के व्यवहारिक अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे, जिसमें क्रेन की रस्सी की मोटाई कितनी ली जाए, पुलों व भवनों की डिज़ाइन, उसके स्तंभ और कॉलम की डिज़ाइन क्या होगी, बीम की डिज़ाइन क्या होगी, ये देखेंगे। पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।